Hello and welcome everyone to VV Services. I hope you all are enjoying our video lectures and understanding and grasping the knowledge. And if you like the video, please click the like button and share it with your friends so that everyone can watch and learn from our videos. So starting with our today's topic, that is objectives of research methodology. किसी भी research को करने के लिए उसके पहले objective डिज़ाइन करना होता है ताकि रिसर्चर के माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर किस वजह से किस लिए वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहा है. सो पहले वो अपने मन में क्लैरिटी लेके आना चाह रहा है कि उसका अल्टीमेटली एम क्या है रिसर्च करने का या ऑब्जेक्टिव क्या है. सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कैन बी द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज. जनरली बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं जो कि पर्सनल इंटेलिजेंस के लिए या फिर खुद के इंटेलेक्चुअल बढ़ाने के लिए या फिर नेम और फेम के लिए जनरली रिसर्च करते हैं. दैट इज़ बिकॉज दे वॉन्ट टू ग्रैस्प सम नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन वॉन्ट्स टू स्टडी मोर अबाउट कोरोना कि कोविड क्या है, तो उसके लिए वो हो सकता है रिसर्च करे, उसके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है प्राइमरी स्टडी करे या फिर सेकेंडरी रिसर्च करे. बट रिसर्च करने के बाद उसके मन में क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी व्हाट इज़ कोविड ऑल अबाउट, उस क्यों हुआ है, कहाँ से आया है, किस तरीके से वो सही किया जा सकता है, क्या प्रिवेंशंस हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीन्स कितनी टाइप की होती हैं, कि कौन सी कंपनी उसको बना रहा है. सो ये डीप अंडरस्टैंडिंग, जब आपको डीप नॉलेज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में चाहिए होता है तो आप उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकते हो. टॉपिक कैन बी एनीथिंग, जहाँ पे आप मार्केटिंग से रिलेटेड कर सकते हो, आप डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट, प्राइस या फिर एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप रिसर्च कर सकते हो. नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जब किसी कंपनी को अपने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए या फिर नए इनोवेशंस लाने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन में 4G सबसे ज़्यादा चल रहा है, बट बहुत ही लेटेस्ट अगर हम बात करें कि 2022 एंड के या फिर 2023 की बात करें तो बहुत ही जल्दी 5G लॉन्च हो जाएगा. तो कंपनीज़ ने 5G के ऊपर क्यों शिफ्ट किया? बिकॉज जो मार्केट है इंडिया में वो उस तरीके से डेवलप हो रहा है जहाँ पे 4G टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आउटडेट हो जाएगी और 5G टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिकॉज इट्स अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड जहाँ पे सब लोगों को कम्युनिकेशन बहुत जल्दी चाहिए, डेटा बहुत जल्दी चाहिए और टाइम लिमिटेशंस हैं, टाइम बाउंडेशंस हैं जहाँ पे जल्दी ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए. सो टू इंक्रीज दैट 5G हैज़ बीन डेवलप्ड. सिमिलरली इंडियन मार्केट जो अब अगर हम व्हीकल्स में देखें या ऑटोमोबाइल्स में देखें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं. अगेन बिकॉज ऑफ द मार्केट डिमांड, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन क्रिएटेड, बिकॉज पेट्रोल, डीजल ये लिमिटेड फैक्टर्स हैं, लिमिटेड फॉसिल फ्यूल्स हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली हम डिग आउट नहीं कर सकते हैं पेट्रोल को. एंड सेकेंडली पेट्रोल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है. एंड थर्डली इट इज़ नॉट चीप, बहुत ज़्यादा महंगे रिसोर्सेज हैं. पेट्रोल को देखें, डीजल को देखें, जिनके रेट बहुत ज़्यादा हाइक कर चुके हैं. तो इनको जनरली मतलब हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली बनाना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नहीं, बहुत सारी कंपनीज ने लॉन्च करी हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च करके डेवलप किया जहाँ पे उन्होंने बनाया है इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स. सिमिलरली बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनके लिए हम न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं. सो दिस कैन बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिजनेस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज. मेरे को अगर इंटरेस्ट है फूड बिजनेस में तो मैं फूड बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करूंगा ताकि एट द एंड अगर मैं खुद का बिजनेस लॉन्च करने वाला हूँ रिलेटेड टू फूड बिजनेस तो मुझे फूड सेक्टर के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को फूड बिजनेस करने के लिए मुझे मिनिमम कितना कैपिटल लगेगा, मुझे कितने एम्प्लॉयज़ लग सकते हैं, कितने स्टाफ मेंबर्स लगेंगे, गवर्नमेंट की किस किस सेक्टर में मेरे को गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, या फिर बहुत सारे और भी सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ के लिए मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है कि मैं किस प्रोडक्ट को लॉन्च करूँ, किस एरिया में लॉन्च करूँ, क्या उसका प्राइस वेट होना चाहिए, सेक्टर कितना बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्रिएट हो सकती हैं, इस इंडस्ट्री के लिमिटेशंस क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या हैं, वीकनेसेस क्या क्या हैं, ये डिटरमाइन करना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ये पर्सनल नीड के लिए भी कर सकते हैं और खुद का बिजनेस स्टार्टअप के लिए भी कर सकते हैं. मान लीजिए आप पर्सनल नीड के लिए कर रहे हो, जैसे कि LIC का भी IPO आ रहा है. अगर आपको LIC के IPO में इन्वेस्ट करना है तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि वो इंडस्ट्री कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करता है. जैसे कि ऑब्वियसली इंश्योरेंस सेक्टर है,
फिर आप देखोगे कि इंश्योरेंस सेक्टर में क्या स्केलेबिलिटी है, क्या इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, बिकॉज जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली दैट कंपनी विल ग्रो, एंड इफ दैट कंपनी इज ग्रोइंग तो जिस कंपनी में आप इन्वेस्टर हो तो एज एन इन्वेस्टर आपकी वेल्थ ग्रो करेगी। सो फर्स्टली आप एम रखोगे अपना इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेना। सेकेंडली आप देखोगे उस पर्टिकुलर कंपनी का बैकग्राउंड, कि कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद आप उनके फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड्स देखोगे। सो दैट इज द स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब जो बहुत सारे कंट्री में या वर्ल्ड में अगर देखें तो बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि सिर्फ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करते हैं, या फिर अगर हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भी देखें तो उनका जो मेन मोटिव होता है दैट इज ऑल्सो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, किस तरीके से लोगों की लाइफ को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, जैसे कि गंगा मिशन है, ट्री इम्प्लांटेशन है, या इस तरीके के बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं। कुछ एजुकेशन के लिए काम करते हैं, कुछ पॉवर्टी के लिए काम करते हैं, कुछ माल न्यूट्रिशन के लिए काम करते हैं, कुछ हंगर के लिए काम करते हैं। सो एवरीवन हैज़ देयर ओन मोटिव, बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मोटिव इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हाउ कैन द सोसाइटी बी डेवलप्ड। जैसे कि आप रोड पे निकलते हो, आप सभी देखते हैं कि इंडिया में सब बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी पॉल्यूटेड सिटी, इंडिया में नदी साफ़ नहीं है, इंडिया में एयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर किसी भी रिसोर्स की बात करें तो हम इंडिया की जनरली बुराई करते हैं कि ये साफ नहीं है, वो साफ नहीं है, बट वी डू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट देयर आर प्राइवेट कंपनीज, देयर आर पब्लिक कंपनीज, देयर आर एनजीओज हु डू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड फॉर डूइंग दैट वेलफेयर यू हैव टू डू रिसर्च। कि अगर आप गंगा मिशन कर रहे हो तो आपको गंगा में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसके रीजंस क्या हैं, कहाँ से वो इतना कचरा उसमें आ रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने की प्रॉब्लम करोगे। ये नहीं करोगे कि आप पूरी की पूरी गंगा को हटा दोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू रिसर्च। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड प्रेडिक्शन। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, जैसे कि अगर मैं अपनी कंपनी के ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहता हूँ, या फिर अपनी कंपनी के आने वाले टाइम में प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ कि कितनी ग्रोथ हो सकती है। जैसे कि मैंने LIC के IPO का एग्जांपल लिया था, तो आप उसमें कब इन्वेस्ट करोगे, जब आप उस कंपनी में ग्रोथ देखोगे। एज एन इन्वेस्टर आप क्या चाहोगे, अगर आज कंपनी 10,000 करोड़ कमा रही है तो आने वाले 5 साल में वो 20 करोड़ कमाए, 15 करोड़ कमाए, या कोई भी एक प्रैक्टिकल नंबर आप सोचोगे। लेकिन आपके सोचने से वो कंपनी ग्रो नहीं कर सकती, आपको उसके फाइनेंशियल्स को स्टडी करना पड़ेगा, आपको उसके फंडामेंटल्स को स्टडी करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे जब आप अपनी खुद की प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च करोगे, उसके बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ, आने वाले 5 साल में कंपनी 15% ग्रो करेगी, कंपनी 20% ग्रो करेगी, और या फिर वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं उसके, जिसको आप रिसर्च के थ्रू आप फाइनलाइज कर सकते हो, आप कंक्लूजन पे आ सकते हो। नेक्स्ट, अब ऑब्वियसली अगर एक ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया गया है तो ऑब्जेक्टिव इज फ्रेम्ड बाय एन रिसर्चर एंड द ऑब्जेक्टिव इज कैरिड आउट बाय रिसर्चर एज वेल। सो एक रिसर्चर्स की क्या क्वालिटी हो सकती हैं जिसके बेसिस पे वो अच्छा, मतलब हम मान सकते हैं कि हाँ, अगर इस कंपनी ने या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन ने रिसर्च करी है, सो उसके जो इंडेक्सेस आए हैं, जो कंक्लूजन्स आए हैं, वो ट्रस्ट वर्दी हो सकते हैं, वो वेरीफाइबिलिटी हो सकती है उनकी। सो जनरली 2 क्वालिटीज़ होती हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक क्वालिटीज़। जनरल क्वालिटीज़ बेसिकली जैसे कि इमेजिनेशन एंड इनसाइट, बिकॉज आपको फोरकास्ट करना पड़ता है। अगर आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास जो डेटा इनसाइट्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। बिकॉज इसके ऊपर अगर आप नई चीज़ बना रहे हो तो उसके लिए आपके पास कोई भी प्रीवियस डेटा नहीं है, प्रीवियस बैक डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे आप रिसर्च कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको एज अ रिसर्चर अपनी इमेजिनेशन और इनसाइट्स को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पेशेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया दैट रिसर्च इज़ नॉट एन ओवरनाइट थिंग, इट्स नॉट इवन एन ओवर ईयर थिंग, it takes years and years to complete and to come to a conclusion. For example, अगर आप फार्मास्यूटिकल्स में रिसर्च कर रहे हो तो आपको 10 to 12 years लग सकते हैं। आप कोई नए मेडिसिन बना रहे हो, आपको सालों लग जाएंगे। अगर आप किसी प्रोडक्ट को नया इनोवेशन कर रहे हो, साइंटिफिक इनोवेशंस कर रहे हो, IT से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो एज अ रिसर्चर यू शुड कीप योर काम, यू शुड कीप योर पेशेंस, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वे। नेक्स्ट, क्विक लर्नर, बिकॉज जब आप रिसर्च करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट हिट में आपका सक्सेस मिल जाए, आपको कंटिन्यूसली आपको बहुत ज़्यादा फेलियर्स फेस करने पड़ सकते हैं एज अ रिसर्चर। हो सकता है आपको 10 अटैम्प्ट देने पड़े, 20 अटैम्प्ट देने पड़े, 100 अटैम्प्ट देने पड़े, बट एज अ रिसर्चर यू शुड कीप योर काम
यू शुड कीप योर पेशेंस एंड यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जब आप अपने मिस्टेक से लर्न करोगे तो आप आगे की तरफ सोच कर पाओगे, आप इमेजिन और उस इंसाइट को यूज़ करते करते आगे बढ़ पाओगे। लास्टली क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, जो आपने ऑब्जेक्टिव ले डाउन किया उसके लिए आपके पास एकदम क्लैरिटी होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, दैट आई एम वर्किंग फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट आई एम वर्किंग फॉर grasping the knowledge of the particular topic, that I am working for knowing the financial of the company. So in my mind I have the clarity, I have the thought process कि मुझे मेरा एक ऑब्जेक्टिव सेट है और उस ऑब्जेक्टिव के लिए मैं क्या प्लान को फॉलो करने वाला हूँ। नेक्स्ट स्पेसिफिक, अगर हम स्पेसिफिक क्वालिटीज़ की बात करें तो उसमें आता है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव डन माई रिसर्च, इफ़ आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मार्केटिंग, then I can do good research in marketing. If I have done research, if I have done my graduation in pharmaceuticals, if I have done my graduation in healthcare sector or sports sector, then I can do research in that particular sector. मेरे उसके अंदर ज़्यादा क्लैरिटी है, मुझे ज़्यादा नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, सो वहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट्स लेके आ सकता हूँ। देयर आई विल बी हैविंग द क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द टेक्निक, जो भी आप टेक्निक यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंपल टेक्निक यूज़ कर रहे हो कोरिलेशन रिग्रेशन की, तो उसके बारे में भी आपको पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो आपको एक्सेल यूज़ करना आना चाहिए। एक्सेल के अंदर जितने भी टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो टूल्स और टेक्निक्स कैसे फॉलो अप करनी है वो आपको आना चाहिए। अगर आप ची स्क्वायर टेस्ट यूज़ कर रहे हो, जेड टेस्ट यूज़ कर रहे हो, तो उसके बारे में वो टेक्निक्स भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट, फैमिलियरिटी ऑफ द टॉपिक, जैसे कि रिलेटेड टू फर्स्ट टॉपिक, जहाँ पे आप सब्जेक्ट के साथ रिलेशन दिखाते हो कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपके बैकग्राउंड से मैच करता है वो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, देन ऑब्वियसली यू कैन डू गुड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। लास्टली, द अनबायस्ड नेचर, द अनबायस्ड एटीट्यूड ऑफ द पर्सनल हु इज डूइंग अ रिसर्च। रिसर्चर के मन में जब वो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके मन में बायसनेस नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेलेक्टिंग सैम्पल फ्रॉम अ पॉपुलेशन, और सैम्पल के लिए मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली को अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा अनबायस्ड डेटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बायस्ड डेटा हो जाएगा। बट एज अ रिसर्चर आई शुड कीप अनबायस्ड एटीट्यूड, जहाँ पे मैं रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करूँ, नॉट उनको फेवर ना करूँ कि मेरे फैमिली है तो मैं इनको ले लेता हूँ, या मेरे फ्रेंड्स हैं तो इनसे मैं इजीली डेटा ले सकता हूँ तो उनको ले लूँगा। बट एज अ रिसर्चर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एरर क्रिएट कर सकता है आपके रिसर्च के प्रोसेस में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट यूनिट, एंड हियर वी एंड।